जय हिंद साथियों। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और अपने सिलेबस पर भरपूर पकड़ बनाए हुए होंगे और जो ये कोरोना का दौर है ये भी जल्दी से गुजर जाएगा और आप पुनः परीक्षाओं की ओर लौटेंगे। तो जो हमारी चर्चा है जनरली वो हड़प्पा सभ्यता को लेकर के हो रही थी। पार्ट 1 पार्ट 2 में हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड बहुत सारी बातें डिस्कस करी, उसमें कुछ पॉइंट छूट गए थे, उसी को आज हम इस लेक्चर के दौरान कवर करने वाले हैं। तो हमारा जो पॉइंट था लास्ट टाइम वो था आर्थिक व्यवस्था। हमें यह जानने का प्रयास करना था कि आखिर हड़प्पा सभ्यता के दौरान आर्थिक व्यवस्था कैसी थी। तो यदि आपको याद हो कि हमने बताया था यहाँ का जो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था वो व्यापार था, लेकिन व्यापार से पहले यहाँ पर कृषि भी बहुत अच्छी थी। हालांकि बाद में अनेक साहित्यकार आए, उन्होंने स्पष्ट तौर पर इस बात को नकारा या नज़रअंदाज किया कि हड़प्पा सभ्यता मुख्य रूप से एक व्यापारिक अर्थव्यवस्था थी। कृषि इसलिए संभव नहीं थी कि यहाँ पर वर्षा बहुत कम थी, यहाँ पर उपजाऊ भूमि का अभाव था। तो कई इतिहास इस आधार पर तर्क देते हैं कि अर्थव्यवस्था थी वहाँ की, उसका आधार व्यापार था। ये बात भी सही है, परंतु इसमें कुछ रेफरेंसेस हैं, उन रेफरेंसेस के माध्यम से मैं आपकी बात को स्पष्ट करना चाहूँगा। देखो, जो कृषि थी बिल्कुल थी। एक्चुअल में था क्या? एक्चुअल में 3000 ईसा पूर्व के पहले 3000 ईसा पूर्व के पहले यहाँ पर जो सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र था या हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र था, ये अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र था। यहाँ पर वर्षा की कभी कोई कमी नहीं होती थी। धीरे धीरे वेदर क्लाइमेट चेंज हुए, वन्य संपदा को हानि पहुंची, मनुष्य ने अपने हिसाब से इन सारी चीज़ों को तोड़ा मरोड़ा। फिर एक समय ऐसे आया कि जब जलवायु परिवर्तन हुआ, यहाँ पर जो वर्षा की औसत मात्रा थी वो घट गई। परंतु हमें ऐसे कुछ साक्ष्य मिलते हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के समय तक वर्षा ठीक ठाक थी। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर कृषि बहुत ही शानदार थी, बहुत अच्छे तरीके से डेवलप थी। परंतु चूंकि नगरीय सभ्यता होने के कारण यहाँ पर व्यापारिक बस्तियां बहुत ज़्यादा थी, या व्यापार का संकेंद्रण बहुत ज़्यादा था। तो कृषि के बारे में यदि हम बात करें तो आपको पता होगा कि हमें बहुत जगह से, जैसे आप देखेंगे कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ से कपास मिला हुआ है, और आपको पता है जौ, गेहूं इत्यादि के साक्ष्य भी हमें कई जगह से मिले हुए हैं। धान की भूसी के ढेर मिले हुए हैं, जिस आधार पर तो हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर कृषि बहुत अच्छी थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो यहाँ का नगर नियोजन था, उस नगर नियोजन में हम देखते हैं तो उस नगर नियोजन के माध्यम से हम ये पाते हैं कि नगर नियोजन में हमें मिला है विशाल अन्नागार। जब विशाल अन्नागार हमें मिला है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधे सीधे यही है कि यहाँ पर जो कृषि था, जो एग्रीकल्चर था, वो सब्सटेंस था, या कह सकते हैं अधिशेष था, है ना। इसलिए इनको बड़े बड़े गोदाम बनाने की या बड़े बड़े अन्नागार बनाने की जरूरत पड़ी। तो यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि थी। कृषि में भी ये लोग गेहूं, जौ, सरसों,
चना, कपास इत्यादि उगाया करते थे। अब प्रश्न उठता है कि ये फिर खेती कैसे करते रहे होंगे, क्योंकि ये सभ्यता तो कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहां तक आते आते किसी भी प्रकार से हम देखते हैं कि लोहे के फाल का आविष्कार तो हुआ नहीं था, वो तो बाद में महाजनपद काल में होगा उसका आविष्कार। तो यहाँ पे हल्की आकृति के खिलौने मिले हुए हैं जो संभवतः लकड़ी और मिट्टी से मिलकर बने हुए हैं। तो यह अनुमान लगाया जाता है कि हो ना हो ये लकड़ी के बने हुए खुर्ची या बेदनी की सहायता से वो लोग जमीन को जोतते रहे होंगे और खेती करते रहे होंगे। यह भी अनुमान या यह भी तर्क कई प्रकार के इतिहासकारों द्वारा दिया जाता है। तो कृषि बहुत शानदार था। अब कृषि में भी क्या था, कृषि हमने आपको बताया था कि भाई यहाँ पे फसलें कौन कौन थी, कहाँ कहाँ से हमको साक्ष्य मिले। इसके अलावा अब जुताई बुआई की चर्चा हो जाए, ये लोग अमूमन जितने भी साक्ष्य मिले हैं, क्योंकि एक फसली गेहूं या कह सकते हैं एक फसली जो फसल होती है, एक फसलीय खेती ये लोग करते थे मुख्य रूप से। नवंबर के माह में ये लोग बुआई करते थे और अप्रैल के माह में खेती को काट लेते थे। अब हम चर्चा करते हैं इसके थोड़ा सा आगे की ओर। जब कृषि हो गया तो कृषि के बाद देखने वाली बात यह है कि आखिर कृषि के अलावा जब ये लोग इतना सारा उत्पादन करते थे तो कृषि के साथ साथ इनकी सहायक क्रिया क्या थी। तो कृषि के साथ साथ हमने आपको बताया था ये पशुपालन इनकी सहायक क्रिया थी। अनेक प्रकार के पशुओं को पालते थे, है ना। इसमें से विशेषकर कुछ पशु ऐसे थे जो पशु पूजक समाज था, चूंकि तो उसमें कुएं वाला सांड, गैंडा, गाय, बैल, भैंस, बकरी, है ना, सुअर इत्यादि का ये लोग पालन करते थे। अब हम बात करते हैं व्यापार की। यदि हम व्यापार की बात करें तो व्यापार यहाँ का बहुत शानदार था। नगरीकरण सभ्यता थी, व्यापार केंद्रित थी। इन लोगों का व्यापार खाली भारत तक सीमित नहीं था, ये लोग भारत और भारत के बाहर भी, मतलब यहाँ पे आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का व्यापार प्रचलित था। हम देखते हैं, पाते हैं ना केवल राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, दक्षिण और जाकर के अफगानिस्तान, ईरान, मेसोपोटामिया, है ना, और मध्य एशिया के क्षेत्र तक ये लोग व्यापार करते थे। अधिकतर व्यापार में हम देखते हैं कि ये व्यापार में क्या करते थे, हमारे यहाँ से जो चीजें भेजते थे वो लोग, है ना, वो मुख्य रूप से प्रोडक्ट भेजते थे और वहां से हम लोग बहुत सारे, जैसे एक हिसाब से कह सकते हैं सौंदर्य प्रसाधन वाली चीजें बाहर भेजी जाती थी। हम लोग क्या करते थे, हम लोग मेसोपोटामिया या मध्य एशिया से जो भी चीज अपन लोग आयात करते थे उनमें मुख्य रूप से खनिज होते थे। जैसे अपने यहाँ सोना, चांदी, टिन और शीशा, इन चीजों की बहुत कमी थी, तो हम लोग ये सारी चीजें वहां से ले रहे थे और यहाँ से बहुत सारा प्रसाधन युक्त सामग्री लोगों को प्रदान कर रहे थे। तो ये चीज भी हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलती है। तो व्यापार इतना शानदार था कि आपको पता है कि लोथल नामक स्थल से एक बंदरगाह भी प्राप्त हुआ है। लोथल माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का एक विशाल बंदरगाह था। यहीं से बहुत सारी चीजों को विश्व भर में, या कह सकते हैं पूरे पश्चिमोत्तर भारत में या पश्चिम एशिया में इंपोर्ट किया जाता था। जो साधन थे या परिवहन के जो साधन थे वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते थे, या तो बैलगाड़ी, ठेला गाड़ी, ये तो स्थल मार्ग से हो गए। और जल मार्ग में यदि बात करें तो जल मार्ग में हम देखते हैं कि हमें नाव का सहारा लेना पड़ता था, कि उस समय तक जहाज का आविष्कार तो हुआ नहीं। जहाज का आविष्कार अपन लोग करवाएंगे 1498 में, जब वास्को डी गामा भारत आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें वहां पर चल रही थी। व्यापार, ठीक है ना, व्यापार के साथ साथ यहाँ की कृषि भी अच्छी थी, शानदार थी, पशुपालन भी हो रहा था। इन दोनों चीजों का मिक्सअप था। यही कारण था कि जो यहाँ की इकोनॉमी थी बहुत अधिशेष थी, और एक रीजन ये भी था कि इसके कारण जो हड़प्पा सभ्यता थी वो इतनी फल फूल सकी। अब इसके बाद थोड़ी सी बात करने चाहेंगे हम लोग हड़प्पा सभ्यता से, आर्थिक व्यवस्था से कुछ अलग। हम देखते हैं यहाँ का कुछ साहित्य जानते हैं अपन लोग, ठीक है ना। देखो, साहित्य
देखो कोई प्रमाणिक पुस्तक तो प्राप्त हुई नहीं है, पर आपको पता है यहाँ के बहुत सारी चित्रलिपि प्राप्त हुई हैं। एक्चुअल में साहित्य लिखा जाता है लिपि में, और हड़प्पा सभ्यता का शायद साहित्य लिखा गया हो, परंतु विडंबना ये है कि हड़प्पा सभ्यता से जितने भी अभिलेख मिले हैं या चित्रलेख मिले हैं, उनको आज तक किसी भी इतिहासकार ने या किसी भी व्यक्तियों ने द्वारा या मनुष्यों द्वारा आज तक हड़प्पा सभ्यता की लिपि को पढ़ा ही नहीं जा सका। तो हड़प्पा लिपि पढ़ी ना जाने के कारण, या हड़प्पाई जो लिपि थी पढ़ी ना जाने के कारण, आज भी इसका साहित्य एक अबूझ पहेली बना हुआ है। परंतु इसकी जो लिपि थी वो बाईं से दाईं ओर चलती थी और भाव चित्रात्मक थी। इसकी लिपि को देखकर लगता था कि भाई अपने आप में जो वस्तुएं हैं, अपने आप में जो अभिलेख बने हुए, अपने आप में जो चित्रकारिता की है, वो कुछ ना कुछ कह रही है। बशर्ते प्रॉब्लम ये हुई कि आज तक उसे कोई समझ नहीं पाया कि आखिर वो कहना क्या चाह रही है। इसलिए साहित्य के क्षेत्र में देखते हैं तो चूंकि लिखा तो बहुत कुछ गया है, चित्रलिपि बहुत ज्यादा है, परंतु चूंकि वो पढ़ी नहीं जा सकी, इसलिए वो वर्तमान कॉन्टेक्स्ट में सही नहीं बैठ पा रही है। तो साहित्य का ये रूल है। इसके अलावा यहां पर देखते हैं हम लोग माप तौल प्रणाली कैसी थी। यदि हम माप तौल की बात करें तो आपको पता है कि माप तौल के लिए लोगों ने विशेष प्रकार के बाट बनाए हुए थे, और बाट के अलावा भी ये लोग 16 के गुणकों का प्रयोग करते थे, है ना, 16, 32, 64, है ना, ऐसे 16 के गुणकों का प्रयोग ये लोग माप तौल के लिए करते थे। माना जाता है, कई विद्वान तर्क देते हैं कि यही हड़प्पा सभ्यता की प्रणाली कुछ समय तक भारत में भी लागू थी। आपको पता होगा कि जो सिक्का होता था वो 16 आने का होता था, है ना, तो 16 आने का सिक्का चलता था। तो माना जाता है कि जो 16 के गुणक की प्रणाली है वही हड़प्पा सभ्यता से आई हुई है। कई लोग एक तर्क देते हैं। अब चलते हैं पर लोग आगे। तो माप तौल का हो गया और यहाँ की लिपि का हो गया। तो लिपि यहाँ की थी भाव चित्रात्मक, है ना, चित्रों के माध्यम से लोग ने सारी बात कही है, बशर्ते आज तक इसको पढ़ा नहीं गया, इसलिए एक अबूझ पहेली बनी हुई है। अब जानते हैं यहाँ की प्रतिमाएं, कि प्रतिमाओं में यहाँ पे क्या क्या मिल गया अपन को। देखो प्रतिमा में हमें एक मोहनजोदड़ो से कांस्य की नर्तकी मिली हुई है। प्रतिमाओं के रूप में हमें यहाँ से कांस्य की नर्तकी मिली हुई है। ये जो नर्तकी है एकदम नृत्यरत मूर्ति जैसी प्रतीत होती है। ये लगता है कि देखने के बाद लगता है कि ये कोई स्त्री है जो नृत्य में संलग्न है, बाकायदा उसके ऊपर एक माला ऊपर से पहने हुए हैं और संभवतः नग्न अवस्था में है ना। तो इस प्रकार की हमें मूर्ति जो कांस्य की नृत्यरत मूर्ति है मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। तो प्रतिमा के रूप में केवल यही चीज मिली है वहां पे। और यदि हम धार्मिक दृष्टि से देखें तो एक पशुपतिनाथ जैसी एक मूर्ति वहां पे मिली है, जिसे पुरुष देवता की संज्ञा दी गई है वहां के। इसके अलावा मूर्ति के रूप में ज्यादा कुछ यहाँ से मिला नहीं है। हाँ, यहाँ से मृदभांड बहुत ज्यादा मिले हैं, मोहरें मिली हैं, सिक्के मिले हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे मिली हैं। परंतु इसके अलावा और पकी हुई ईंटें, जैसे टेराकोटा कहते हैं, पकी हुई ईंटें बहुत ज्यादा निकली, और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर निकली, परंतु प्रतिमाओं का जो साक्ष्य है वो बहुत सीमित मात्रा में मिलता है। ठीक है, तो ये तो कुछ हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड बात हो गई। अब चलते हैं हम लोग अब हम यहां पर एक क्वेश्चन जानेंगे, इसके बाद चैप्टर की समाप्ति करेंगे। देखो दो प्रश्न यहां से बनते हैं। एक तो क्या हड़प्पा सभ्यता वैदिक थी? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ये आ सकता है मेंस में। क्या हड़प्पा सभ्यता वैदिक थी? देखो यदि हमें इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करना है तो कुछ चीजें पता होनी चाहिए हमें, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखो हड़प्पा सभ्यता एक अलग सभ्यता है, वैदिक सभ्यता एक अलग सभ्यता है। प्रश्न ने पूछा है क्या हड़प्पा सभ्यता वैदिक थी? देखो अभी तो हम किसी प्रकार के निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते, परंतु देखते हैं इसको। देखो हड़प्पा सभ्यता कैसी थी आपको पता है, एक नगरीय सभ्यता थी।
किसी को डाउट तो नहीं ना? संभवतः नहीं होगा, बहुत चर्चा हुई इसके बारे में। तो हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता कैसी थी? एक ग्रामीण सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता में यदि हम देखें तो कृषि का विस्तार अधिक था। अधिक कैसे था? अधिक ऐसे था कि यहां से ना केवल गेहूं मिला है, जौ भी मिला है, ठीक है ना, इसके अलावा चना, सरसों, कपास और भी बहुत सारी फसलों के साक्ष्य मिले हैं। परंतु वैदिक काल जब हम जाएंगे तो वैदिक काल में हमें केवल जौ के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है ना। यहाँ के जो आवास थे आप देखेंगे, यहाँ के पूरे आवास पकी हुई ईंटों से मिलते हैं या पकी हुई ईंटों से मिलके बने होते हैं। यहाँ के आवास या यहाँ का जो परिवेश था, हम देखते हैं कि पूरा का पूरा समाज था कबीलाई, वनों में रहते थे। कबीलाई समाज होने के कारण इन लोगों के जो घर होते थे वो अधिकतर घास फूस और लकड़ी से मिलकर के बने होते थे। तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं इनमें, है ना। जैसे एक तो ये नगरीय सभ्यता थी, एक ग्रामीण सभ्यता थी। यहाँ पे कृषि का विस्तार बहुत ज्यादा था, गेहूं, जौ, चना, सरसों, कपास इत्यादि खेती होती थी। यहाँ पे केवल जौ के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ का समाज कबीलाई था, घास फूस के और लकड़ी के माध्यम से घर बनाकर रहता था। यहाँ पर क्या था? यहाँ पे आवास जो पकी हुई ईंटों से मिलके बने होते। यहाँ पे दोनों की बात कर रहे हैं हम, चाहे हड़प्पा सभ्यता में दुर्ग दुर्ग हो, मुख्य दुर्ग हो, या मुख्य दुर्ग के बाहर जो निम्न स्तर का शहर हो, जो निम्न स्तर का शहर हो, उसमें भी पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया है। क्लियर? इतनी बात स्पष्ट है। और भी बहुत सारे रीजंस हम दे सकते हैं जिसके आधार पर हम ये बताने का प्रयास करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता एक अलग सभ्यता थी और वैदिक सभ्यता एक अलग सभ्यता थी। दोनों में किसी प्रकार का कॉन्ट्रोडिक्शन नहीं किया सकता या दोनों को किसी प्रकार से नहीं जोड़ा जा सकता। तो बहुत सारे हम एग्जाम्पल दे सकते हैं और बता सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता वैदिक कतई नहीं थी, किसी भी एंगल से नहीं लगती। हालांकि एक आध दो और प्रमाण देते हैं धार्मिक दृष्टि से। आप देखेंगे धर्म था, यहाँ पे धर्म था, नो डाउट, देखा भी हमने, धर्म था, लेकिन धर्म वर्चस्वशाली नहीं था, धर्म का कोई प्रभाव नहीं था, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो धर्म था वो वर्चस्वशाली नहीं था, ठीक है ना। इसके अलावा हम देखेंगे यहाँ पे जो धर्म था वो वर्चस्वशाली था या प्रभावशाली था, वेदों की रचना हो चुकी थी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक अलग सभ्यता थी और वैदिक सभ्यता एक अलग सभ्यता थी। दोनों में किसी भी प्रकार का मेल जोल है वो संभव नहीं है। इसलिए हम अंत में इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हड़प्पा सभ्यता वैदिक नहीं थी। और भी आप लोग कई प्रकार के एग्जाम्पल इसमें ऐड कर सकते हो, है ना, जो भी इससे अलग बनाते हैं और अपन इसका एक अच्छा बैलेंस्ड आंसर लिख सकते हैं, है ना। ये 6 नंबर में इसके आने की संभावना ज्यादा रहती है। अब इस चैप्टर को समाप्त करते हैं और लास्ट प्रश्न यहाँ का उठाते हैं। ठीक है, प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का पतन। हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, ये अपने आप में एक प्रश्न है। 20 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई सभ्यता जो 1750 आते आते लगभग 600 वर्ष में समाप्त हो जाती है और इसका कोई भी यथोचित कारण नहीं मिलता है या एक कोई मेन रीजन नहीं मिलता है कि आखिर ये खत्म क्यों हुई। हालांकि जितने भी इतिहासकार आते हैं इसे अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं और बताते हैं कि भाई ये रीजन रहा जिसके कारण ये खत्म हो गई। इसको हम देखना चाहेंगे। देखो कई लोग बोलते हैं, जैसे कई लोग बोलते हैं कि भाई भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई,
प्राकृतिक परिवर्तन हो गए, ठीक है ना। अब कई लोग तो यहाँ तक ये भी बोलते हैं कि आर्यों ने आक्रमण कर दिया, आर्यों के कारण ये सभ्यता समाप्त हो गई। तो विभिन्न प्रकार के तर्क दिए जाते हैं। सबसे पहले तो सूखा और बाढ़ वाला वो कंट्रोवर्शन उठाते हैं, ठीक है ना। तो कई इतिहासकारों का गुट है जो ये बोलते हैं कि हुआ क्या कि पृथ्वी पर उस समय 1750 ईसा पूर्व के आसपास अनेक प्राकृतिक परिवर्तन हुए, जिससे जल स्रोत सूख गए और जो वन संपदा थी पूरी तरह से नष्ट हो गई, और इस कारण यह समाप्त हो गई सभ्यता। कई लोग बोलते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा कुछ समय पहले मूवी आई थी एक मोहनजोदड़ो, उसमें यह बताया गया कि बाढ़ के कारण संभवतः वो बांध तोड़ दिया गया, वो बांध तोड़ने के कारण पूरे है ना मोहनजोदड़ो वासी या हड़प्पा सभ्यता वाले सब डूब गए और पूरी सभ्यता का अंत हो गया। ये कहना तो बड़ा आसान है, परंतु प्रैक्टिकल तौर पर यदि देखा जाए तो ये बड़ा मुश्किल कार्य भी है, अपने आप में एक मुश्किल कार्य भी है। कैसे? देखो, इसके पीछे थोड़ा सा रीजन है। देखो, बाढ़ आती तो पहली बात तो संपूर्ण क्षेत्र को सिंधु जो नदी थी, है ना, और सिंधु नदी थी जो हड़प्पा सभ्यता में कृषि का विकास हुआ था, वो केवल सिंधु नदी के जरिए नहीं हुआ था, उसमें भी कुछ एक दो सहायक नदियां भी थी, जैसे हम लोग सरस्वती नदी के नाम से भी जानते थे। सरस्वती नदी, आपको पता है कि प्रमाण मिलता है कि सरस्वती नदी पहले, आज से है ना 2000 साल पहले कभी वो जिंदा थी, कभी उसमें पानी हुआ करता था, सूखी नहीं थी। कई लोग तो उसे आज भी लुप्त प्राय नदी मानते हैं, जो हरियाणा और पंजाब के घग्गर हरका मार्ग में बहती है, पाकिस्तान में से हरका नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो यदि बाढ़ की ऐसी बात थी तो सिंधु नदी के आसपास ही, या सिंधु नदी के आसपास के ही क्षेत्र नष्ट होने चाहिए थे, जबकि सिंधु नदी घाटी जो थी, सिंधु नदी घाटी के क्षेत्र था, या कह सकते पूरी हड़प्पा सभ्यता थी, केवल सिंधु नदी तक सीमित नहीं थी, वो तो जाकर के जम्मू कश्मीर, जाके अफगानिस्तान, जाकर के बलूचिस्तान, और जाकर के यहाँ पे महाराष्ट्र तक थी। दाइमाबाद लास्ट स्थल मिला है हमें। तो इस प्रकार का तर्क उस समय यदि हम प्रैक्टिकल तौर पर देखते हैं तो ये नामुमकिन लगता है। एक और तर्क दिया जाता है इसको समाप्त होने में। इतिहासकारों का ग्रुप है, उसका नाम है मार्टिमर व्हीलर और गार्नर चाइल्ड। ये दो इतिहासकार हैं। एक्चुअल में इतिहास लेखन की भी शाखाएं होती हैं, है ना। एक होती है मार्क्सिस्ट अप्रोच, मार्क्सवादी लेखन, एक होता है नेशनलिस्ट अप्रोच, राष्ट्रवादी लेखन, एक होता है इंपीरियलिस्टिक अप्रोच, साम्राज्यवादी लेखन। तो इतिहास लिखने की भी अलग अलग धाराएं होती हैं, या इतिहास लिखने की भी अलग अलग परंपराएं होती हैं। जब इतिहास लिखा जाता है, ये हम हिस्टोरियोग्राफी वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे, इतिहास लेखन वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे जब मॉडर्न हिस्ट्री आएगी, है ना, वहां पे इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो जो मार्टिमर व्हीलर हैं और गार्नर चाइल्ड हैं, ये एक्चुअल में साम्राज्यवादी लेखक हैं, साम्राज्यवादी लेखक हैं। इन्होंने अपने मत में कहा कि जो हड़प्पा सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण है आर्य। इन्होंने कहा कि जो आर्य हैं, आर्यों द्वारा आक्रमण किया गया, और इसके पीछे वजह बताई कि भैया देखो, हड़प्पा सभ्यता में जाओ, कई जगह पे, एक जगह से मोहनजोदड़ो के पास से 38 कंकाल मिले हैं एक जगह से। उन्होंने कहा हो ना हो आर्यों ने आक्रमण किया हो और सिंधु घाटी सभ्यता वाले लोगों को दफना दिया हो। इसके पीछे तर्क देते हैं 38 कंकाल का। और एक और कंकाल मिला है, एक कंकाल जैसे एच लोथल के पास है, वो कब्र एच कब्र नाम से जाना जाता है। उस कब्र में एक ऐसा शव मिला है, या एक ऐसा कंकाल मिला है, उस कंकाल को देखकर लगता है कि ये कंकाल, जितने भी कंकाल मिले हैं वो सबसे अलग है। तो उसके बताते हैं ये गार्नर चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर कि भाई ये हो ना हो, ये कौन हो, ये हो ना हो, ये कोई आर्य हो, तब तो ये अलग है उससे। तो इस प्रकार का कॉन्टेक्स्ट देते हैं ये, परंतु इसका खंडन भी बहुत अच्छे से किया जा सकता है।
इसका खंडन हम इस बात से कर सकते हैं कि भाई यदि आर्यों के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, यदि आर्यों के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, तो इनके समय काल में या टाइम पीरियड में इतना अंतर क्यों है? क्योंकि भाई आप देखोगे हड़प्पा सभ्यता का जो पीरियड है पतन होने का वो 1750 ईसा पूर्व के आसपास है, और वैदिक सभ्यता जो है वो शुरू होती है कब से? 1500 ईसा पूर्व से। तो भैया इस 250 साल का अंतर कैसे आ गया फिर? तब तो फिर इनकी थ्योरी फ्लॉप हो गई। अपने अपने प्रमाण को पुष्ट करने के लिए एक तर्क और देते हैं मार्टिमर हीलर और गार्नर चाइल्ड कि इंद्र इनके देवता थे। इंद्र को इन्होंने आर्यों का प्रतिनिधि बता दिया, क्योंकि ऋग्वेद में भी इंद्र को पुरंदर की संज्ञा दी गई है। मतलब